एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आप आज 150 साल होने पर सार्थक चर्चा तभी होगी जब हम ये रिजॉल्व करेंगे कि जो स्थान नेशनल एंथम का है, जो स्थान नेशनल फ्लैग का है, वही स्थान वंदे मातरम का होना चाहिए। कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो ये मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। संसद के शीतकालीन सत्र में बहस के साथ संसद का माहौल बेहद गर्म होना आमतौर पर तय ही होता है। बहस, आरोप प्रत्यारोप, नए विधेयक और बहुत कुछ, ये सब हमें देखने को मिलता ही है। लेकिन इस सत्र के शुरू होते ही सिर्फ बहस ही चर्चा में नहीं रही, बल्कि उतनी ही सुर्खियां बटोरी रेणुका चौधरी के कुत्ते वाले विवाद ने। और जब शुरुआत ही ऐसी हुई तो अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस सत्र के खत्म होने से पहले बहस के साथ साथ और भी अनोखे विवाद देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज की सदन की कार्यवाही में। लोकसभा में आज ई सिगरेट को लेकर पूरे सदन में हलचल मच गई। इतना ही नहीं, चर्चा के दौरान आज कट्टा बंदूक की भी बात हुई। तो चलिए जानते हैं आज संसद में क्या क्या हुआ सिर्फ कुछ ही मिनटों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण और स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो संसद में खास में। एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आप आज 150 साल होने पर सार्थक चर्चा तभी होगी जब हम ये रिजॉल्व करेंगे कि जो स्थान नेशनल एंथम का है, जो स्थान नेशनल फ्लैग का है, वही स्थान वंदे मातरम का होना चाहिए। कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो ये मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। आज के इस शो की शुरुआत करते हैं उस अनोखे विवाद से जिसने सबका ध्यान खींच लिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा कि मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस पर स्पीकर बोलते हैं कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आग्रह कर सकते हैं। जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने आग्रह करते हुए पूछा कि देश में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, लेकिन टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। एक सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में ई सिगरेट, एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे सवाल नहीं आग्रह पूछ कर सकते। सर, वो भी ढंग से है। बिल्कुल सर, हाथ नहीं, जोड़ वो के भी आपसे ढंग से, पूछ हाँ। सर सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, सिगरेट को व्यवस्था टीएमसी दी के है। सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद एक पी रहे हैं मिनट, व्यवस्था सर। दे सर रहा चेक कर, हूं। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट, व्यवस्था दे रहा सर हूं। सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। संसद में ई सिगरेट विवाद पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जिनका काम नजर रखना है वो देखेंगे, किसी भी अनुशासनहीनता के लिए संसद में प्रावधान है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं है कि उनकी बात हम मान जाएं। मतलब लोकसभा का तापमान आसमान छू रहा था, तो वहीं राज्यसभा में भी भाजपा अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर भाषण देना जैसे ही शुरू किया, वहां की शांति शोर शराबे में बदल गई और वंदे मातरम को लेकर तीखी बहस हुई। जेपी नड्डा ने कहा कि आज़ादी के समय इस गीत को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था और इसके लिए उस दौर के नेता जिम्मेदार थे।
उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई घटना होती है तो जिम्मेदार तो सरदार ही होता है और जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो नेहरूवियन एज मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आगे आ रहा हूं। जयराम जी अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी हम आजादी के आंदोलन में ही हैं। तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। मैं अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान वंदे मातरम को मिलना चाहिए था वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। यह इसका इतिहास बनता है। हालांकि जेपी नड्डा के आरोप का विपक्ष ने तीखा विरोध किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि 1937 में नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे, ये गोलमोल मंत्र यहां ना पढ़ो। इसके बाद जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि उस समय नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे और निर्णय उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। हम उनके शब्दों को दोहराएं, इससे बेहतर है आप खुद उनसे ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ा पोथा लेके आया हूं। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए बता रहा हूँ, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरु जी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। 1937 में एक मिनट 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। के मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को अपोज किया और कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में उसको कबूल कर लिया और 2 स्टैंडा पर ले आए और नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया। 1947 जून में जिन्ना का आइडिया 2 देश, उस दिन आपने 2 अंतरे वंदे भारत को खंडित किया था, वंदे मातरम को खंडित किया था और 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई, खंडित कर दिया। आज 150 साल होने पर सार्थक चर्चा तभी होगी जब हम ये रिजॉल्व करेंगे कि जो स्थान नेशनल एंथम का है, जो स्थान नेशनल फ्लैग का है, वही स्थान वंदे मातरम का होना चाहिए। राज्यसभा में जब चर्चा का रुख वंदे मातरम से चुनाव सुधार की तरफ मुड़ा
तो बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया और उन्होंने चुनाव सुधार को 4 स्तरों में डिवाइड करने की बात कही। साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि इनकी सरकार तब आती थी जब कट्टे बम चला करते थे, बूथ लूटे जाते थे, लेकिन पारदर्शिता के आते ही इनकी बहुमत आना बंद हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एसआईआर और बिहार चुनाव को लेकर भी जमकर खदेड़ा है। परंतु जब हम चुनाव सुधारों की बात करेंगे तो मुझे लगता है इसे 4 स्तर में डिवाइड करना चाहिए। पहला, लोकतंत्र और इसका आधार, दूसरा चुनावी प्रक्रिया, और तीसरा कि इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाले सुधार, और उसके बाद विपक्ष की आपत्ति और उन पे होने वाली तकरार। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था, पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है। तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले ही 20,000 से 2,000 पे आ गए। आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया, क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की। और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए, कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए, कांग्रेस की सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई, कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर, जब से साक्षरता दर 50% हो गई, बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे, और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा, जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा, जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्कूटी का फॉर्म भरो ना। स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है? रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड अंपायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें और कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। अब जो एसआईआर के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है, उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए, और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर, अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संस्थान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये तो थी बहसों की बात, लेकिन सदन में एक घटना ये भी हुई जब विपक्ष के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पैंट की जेब में हाथ डाले हुए ही जवाब दे रहे थे।
इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि माननीय सांसद जेब से हाथ निकालकर जवाब दें। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने तत्काल हाथ बाहर निकाल लिया। तो वहीं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह लोकसभा पहुंचे थे, जैसे ही वे कार से उतरे तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उनसे मुलाकात की। जयराम रमेश ने सरदार पटेल की इनसाइड स्टोरी मणिबेन पटेल की डायरी नाम की किताब सौंपी और कहा कि ये गुजराती में है, इसे पढ़िएगा। तो कुल मिलाकर आज संसद में चुनाव सुधारों पर जबरदस्त बहस हुई। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा हुई। पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल बना रहा और टीएमसी सांसद का वो ई सिगरेट वाला विवाद आज दिन भर की सुर्खियों में छाया रहा। बहरहाल आज के इस शो में बस इतना ही। आपको ये संसद में खास का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आप आज 150 साल होने पर सार्थक चर्चा तभी होगी जब हम ये रिजॉल्व करेंगे कि जो स्थान नेशनल एंथम का है, जो स्थान नेशनल फ्लैग का है, वही स्थान वंदे मातरम का होना चाहिए। कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए।